क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश कब होगा? एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर रफली हम समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिसके ऑथर ने 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट क्रैश होने वाली है। बात है 8 अक्टूबर 2007 की, जब डो जोन्स था $14,198 पे, वो भी ऑल टाइम हाई पर। तब ऑथर ने कहा था कि ये 10,000 लेवल तक आएगा। 6 महीने के बाद उन्होंने अपना टारगेट को 8,385 का कर दिया। तो उनकी बात जिन लोगों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि आप मार्केट में फियर पैदा कर रहे हैं। पर 6 मार्च 2009 को डो जोन्स $6,469 पर आ गया था और उनकी प्रेडिक्शन सच हुई। तो ये कैसे हुआ, ये बात हम समझेंगे फ्रैंकलिन ओचाओ जूनियर की किताब सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस के जरिए। इस किताब में पिवट मेथड और मार्केट के प्राइस के डायनेमिक्स को डीपली समझाया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली बुक कौन सी है, क्योंकि ये बुक भी कमेंट सेक्शन में ही एक दोस्त ने बताई थी, तो मैंने उसकी समरी बनाने की कोशिश की है। तो लेसन नंबर 1 है मार्केट डायनेमिक्स। सबसे पहले मार्केट क्या है? तो मार्केट एक जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। तो एक ट्रेड तभी कंप्लीट होता है जब बायर और सेलर सेम प्राइस पे अग्री करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है जो कि सिर्फ $10 में ऑक्शन में आई है, तो बायर उसे खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। प्राइस तब तक बढ़ता जाएगा जब तक लास्ट बायर बचेगा जिसे लगेगा कि प्राइस अब महंगा हो गया है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। ये प्राइस $1 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। तो इसी तरह अगर प्राइस पहले से ही ज्यादा हो तो बायर्स कम होंगे और प्राइस नीचे गिरता जाएगा। मार्केट में ये कांस्टेंट लड़ाई चलती रहती है बुल्स की और बियर की, और जो जीतेगा प्राइस उसके फेवर में ही सेटल होगा। बायर्स तब आगे आएंगे जब प्राइस उन्हें वैल्यू से सस्ता लगेगा, और सेलर तब आएंगे जब प्राइस उन्हें वैल्यू से ज्यादा लगेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जो एक स्मार्ट शॉपर है उसे पता है कि लॉबस्टर की एवरेज प्राइस $10 होती है। जब प्राइस कम होता है तभी वो लॉबस्टर खरीदता है, लेकिन ट्रेडिंग के वक्त वो यही समझने की कोशिश नहीं करता कि वैल्यू क्या है, वो बस बाय कर देता है सिंपल, जिसकी वजह से उसे लॉस होता है। तो सीखने वाली बात यह है कि हर ट्रेड का एक गुड प्राइस होता है, एक बैड प्राइस होता है और एक फेयर प्राइस होता है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगला पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, वो है कुछ टाइप्स के बायर और सेलर। मार्केट में 2 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिव बायर और सेलर। ये लोग प्राइस को फेयर वैल्यू से ऊपर या नीचे देख कर रिएक्ट करते हैं। बायर्स तब एक्शन लेते हैं जब प्राइस नीचे होता है, और सेलर तब एक्शन लेते हैं जब प्राइस उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाता है। दूसरे टाइप के होते हैं इनिशिएटिव बायर और सेलर। ये लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं और प्राइस को फर्दर पुश करते हैं। अगर प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा हो तो इनिशिएटिव बायर आगे आएंगे और ज्यादा बाय कर लेंगे। सिमिलरली इनिशिएटिव सेलर प्राइस को नीचे और जाने की कोशिश करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिस्पॉन्सिव बायर तब एंटर करेंगे जब मार्केट ओवरसोल्ड लगेगा और प्राइस नीचे आएगा, और इनिशिएटिव बायर तब काम करेंगे जब प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगा और वो ब्रेकआउट होने के चांस होंगे। तो अगला पॉइंट है कैंडलस्टिक चार्ट और मार्केट साइकोलॉजी। तो कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट के प्राइस मूवमेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फोटो की तरह है जो कि एक मूवमेंट को कैप्चर करता है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगी, रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप मार्केट साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप बेटर ट्रेड्स ले सकेंगे, क्योंकि बायर और सेलर के इमोशन से ही प्राइस ड्राइव होते हैं, और मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लॉबस्टर का एग्जांपल लें तो लॉबस्टर का प्राइस पर ध्यान देना एक मार्केट साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर आप प्राइस और वैल्यू के बीच में फर्क समझने लेते हैं तो आप लॉस से बचे रहेंगे। अगला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो है मनी जोन और मार्केट प्रोफाइल। इसमें कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए, जैसे कि मार्केट प्रोफाइल क्या होती है। ये एक चार्टिंग मेथड है जो कि प्राइस और टाइम के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। वैल्यू एरिया होता है वो रेंज जिसमें 70% ट्रेडिंग होती है। दूसरा आता है मनी जोन इंडिकेटर। इसमें आता है DPOC यानी कि डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो सेशन के दौरान डायनेमिकली एडजस्ट होता है। DVA डेवलपिंग वैल्यू एरिया, ये स्टैटिक और फ्यूचर POC को दिखाता है। और VAP वॉल्यूम एट प्राइस, ये हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम के थ्रू वॉल्यूम एक्टिविटी को शो करता है। अगर प्राइस POC से दूर चला जाता है तो बायर और सेलर प्राइस को फिर से वापस अपने फेयर वैल्यू को ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे आपको रिस्पॉन्सिव और इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट के एंट्री पॉइंट्स का आइडिया मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट ओपनिंग और वैल्यू एरिया रिलेशनशिप। मार्केट ओपनिंग का टाइप और ट्रेडिंग सेटअप जानने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहला है मार्केट ओपनिंग कभी कभी होती है इन रेंज होती है और इन वैल्यू होती है। ये तब होता है जब मार्केट क्वाइट होती है और स्टेबल ट्रेडिंग होती है। दूसरी टाइप की होती है इन रेंज और आउट ऑफ वैल्यू, यानी कि मार्केट में मॉडरेट मूवमेंट का सिग्नल मिलता है।
तीसरा होता है आउट ऑफ रेंज और आउट ऑफ वैल्यू। ये तब होता है जब ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरे टाइप का होता है वैल्यू एरिया रिलेशनशिप। वैल्यू एरिया रिलेशनशिप मार्केट के डायरेक्शनल बायस को समझने में मदद करता है। हायर वैल्यू रिलेशनशिप का मतलब है बुलिश सिग्नल मिल रहा है, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप का मतलब है बियरिश सिग्नल मिल रहा है, और इनसाइड वैल्यू का मतलब है ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक गोल्डन रूल है, ऑथर कहते हैं कि प्लान द ट्रेड और ट्रेड द प्लान। अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पहले ही डिफाइन करें और उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेसन नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग वर्जिन मनी जोन लेवल। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्जिन मनी जोन लेवल है क्या। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मार्केट के पुराने प्राइस लेवल को ट्रैक करता है। मार्केट में प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं और नए वैल्यू एरियाज बनते रहते हैं, और ये वही जोन होते हैं जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होती है। लेकिन प्राइस अगर किसी पुराने जोन में वापस आता है तो ट्रेडर रिएक्ट करते हैं और सोचते हैं कि बाय या सेल करना चाहिए। पर अगर मार्केट उस जोन में वापस नहीं आता तो उस जोन की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। तब आते हैं वर्जिन मनी जोन लेवल, यानी कि नेकेड लेवल्स पर। ये ऐसे प्राइस पॉइंट होते हैं जो अपने ओरिजिन सेशन में कभी टच ही नहीं होते, और ये लेवल बाद में प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट। जब मार्केट वापस एक वर्जिन लेवल पर आता है तो ये लेवल अक्सर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बन जाते हैं। जैसे अगर प्राइस नीचे से आ रहा हो तो वर्जिन लेवल रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और अगर ऊपर से आ रहा हो तो फिर सपोर्ट बन जाएंगे। तो इस लेसन का अगला पॉइंट है वर्जिन लेवल एज अ ट्रेड एंट्री पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है VPC, वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये प्राइस का वो लेवल है जो बायर और सेलर के लिए काफी फेयर होता है, लेकिन मार्केट ने उससे कभी टेस्ट ही नहीं किया होता। जैसे हीटिंग ऑयल फ्यूचर के एग्जाम्पल में प्राइस ने VPC को छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में वापस टेस्ट करते ही शार्प ड्रॉप देखने को मिला। तो वर्जिन लेवल प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और अगर प्राइस वापस किसी लेवल पर आता है तो ये एक पोटेंशियल ट्रेड एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो इंडियन ट्रेडर के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये पुराने प्राइसेस जोन और उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए तो आपको फ्लोर पिवट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जनरली स्टार्टिंग में हम कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर ही ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप फ्लोर पिवट्स को समझ जाएंगे और उनके पावर को समझ जाएंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग की स्पीड है वो एक अलग लेवल पर चली जाएगी। तो फ्लोर पिवट्स ट्रेडर को मार्केट के अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट काफी पुराना है और 1979 में लैरी विलियम्स ने अपनी किताब हाउ आई मेड $1 मिलियन लास्ट ईयर ट्रेडिंग कमोडिटीज में इससे बताया था, और ये बुक काफी पॉपुलर है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि कैलकुलेटिंग फ्लोर पिवट। आप फ्लोर पिवट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रीवियस सेशन का हाई, लो और क्लोज प्राइस का यूज करना होता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पिवट इज इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। R1 होता है रेजिस्टेंस 1, वो है ट्वाइस इंटू पिवट माइनस लो, और सपोर्ट होता है ट्वाइस इंटू पिवट माइनस हाई। आप इसी तरह R2, R3, S2 और S3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जनरली ये काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि फ्लोर पिवट्स वो इंडिकेटर हैं, और अगर आप ट्रेडिंग व्यू में भी जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड पिवट्स और बहुत सारे पिवट्स नाम के आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन यही रहती है। तो फ्लोर पिवट्स का मेजर फायदा ये है कि वो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर होते हैं जो कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के साथ अलाइन रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स का R1 यानी कि रेजिस्टेंस लेवल 1296.5 पे था और सेंट्रल पिवट 1281 पे। तो पिवट ट्रेडर ने इस लेवल को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और जैसे ही प्राइस R1 पे आया तो उन्होंने शॉर्टिंग पोजीशन ले ली। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जैसे कि स्टॉकेस्टिक क्रॉसओवर, ये तब सिग्नल देते हैं जब प्राइस 1290 पे आएगा, तब तक काफी देर हो सकती है। इसलिए पिवट ट्रेडर पहले ही पता लगा देते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। लेसन नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू पिवट पॉइंट्स। तो पिवट पॉइंट्स होते क्या है? ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन करने में हेल्प करती है। ये लेवल्स आपको मार्केट के अगले दिन की मूवमेंट का अंदाजा लगाने का एक रोड मैप देते हैं। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो रूल सिंपल है, सपोर्ट पर बाय करूं, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस पर सेल करूं। ये बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन बुक कहता है कि फोर्थ लेयर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। इस लेयर का 97% चांस होता है कि मार्केट इसके नीचे या इसके ऊपर ही क्लोज करेगा। ये लेवल काफी ट्रेडर के लिए टारगेट पॉइंट बन जाता है क्योंकि मार्केट रियली इसके ऊपर ही क्लोज करता है। फ्रैंक ओचाओ कहते हैं कि पिवट ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मार्केट ट्रेंड को विजुअलाइज करने और उन्हें समझने में मदद करता है। लैरी विलियम्स ने अपने किताब हाउ आई मेड $1 मिलियन लास्ट ईयर ट्रेडिंग कमोडिटीज में कहा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके हाई का एस्टिमेट लगाओ,
अगर नीचे जा रहा है तो उसके लो का एस्टिमेट लगाओ, और यही पिवट ट्रेंड एनालिसिस का फाउंडेशन बनता है। तो पिवट ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू आपको ये समझने में मदद मिलती है कि प्राइस किस रेंज में ऑपरेट करेगा और आप अपनी स्ट्रेटेजीज उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। फ्रैंक ओचाओ ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो है पिवट फिल्टरिंग सिस्टम, जो जॉन पर्सन ने अपने किताब कैंडलस्टिक एंड पिवट पॉइंट ट्रेडिंग ट्रिगर्स में एक्सप्लेन किया है। इस सिस्टम का पर्पस है एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच क्रिएट करना। अगर मार्केट बुलिश होती है तो आपको सिर्फ S1 यानी कि सपोर्ट 1 और सेंट्रल पिवट के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और अगर मार्केट बियरिश है तो फोकस कीजिए कि R1 जिसे हम रेजिस्टेंस 1 कह रहे हैं और सेंट्रल पिवट के पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। तो ये फिल्टरिंग सिस्टम आपके लिए क्लियर स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें आप सिर्फ उन पिवट्स को फॉलो करते हैं जो एक्टिव हैं और जहां रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात करते हैं कैमेरेला इक्वेशन की। ये एक प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाता है, जैसे कि फ्लोर पिवट्स। इसका मेन डिफरेंस ये है कि हर पिवट लेवल एक स्पेसिफिक एक्शन बताता है। जनरली वो कलर कोडिंग भी दिखा सकता है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो फॉर्मूले और की लेवल्स देख लेते हैं। ये इक्वेशन पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज प्राइजेस को यूज करके 10 लेवल निकालता है। 5 उसमें से सपोर्ट होता है जिसमें हम L1, L2, L3, L4, L5 कहेंगे, और 5 रेजिस्टेंस जिसे हम H1, H2, H3, H4, H5 कहेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि H5 होता है हाई डिवाइडेड बाय लो इनटू क्लोज, H4 होता है क्लोज प्लस रेंज इंटू 1.1 डिवाइड बाय 2, और इस तरह आप H3 और H2 और H1 के भी फॉर्मूले देख सकते हैं। अगर हम L1 से L5 की बात करें तो वो इसके रिवर्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं एक्शन कब लेना है। जब H3 और L4 दिखता है तो ये लेवल रिवर्सल के होते हैं। H3 पर सेल करना होता है, L3 पर टारगेट रखना होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो कैमेरेला इक्वेशन डिसिप्लिन एनफोर्स करता है। हर ट्रेडर सिमिलर लेवल पर पोजीशन लेता है जो कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाता है। ज़्यादा लोग सेम एक्शन करते हैं जो मार्केट डायरेक्शन को रीइंफोर्स करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको बताई दिए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस समरी। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, इसलिए इसमें जो भी हमने बताए हैं उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज थे, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट जो भी आप चीज़ सीखते हैं तो उसे एक बार पहले पेपर टेस्ट ज़रूर कर लें और बैक टेस्ट ज़रूर करें कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और थोड़ी सी फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर लें कम कैपिटल के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,